प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि बेरोजगारी क्या होती है और बेरोजगारी के कौन कौन से प्रकार है। स्पेशली ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली और शहरी क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी के बीच में क्या अंतर होता है, इसे मैं बहुत अच्छी तरीके से आज के इस वीडियो में आपको पूर्ण रूप से समझा दूंगा, इसके फंडामेंटल बेस के साथ। अगर आप 12वीं क्लास या फिर आप 3rd ईयर में हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। ये दोस्तों इस सीरीज की 46 नंबर का वीडियो है। अगर आप 1 नंबर से वीडियो देखना चाहते हैं तो आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह पे मैंने लिंक दे रखा है, आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आखिर बेरोजगारी क्या है। देखिए, बेरोजगारी के प्रकार या बेरोजगारी के भेद जानने से पहले आपको ये समझना ही पड़ेगा कि आखिर बेरोजगारी क्या होती है। तो यहाँ पे मैंने इसके अर्थ को लिख रखा है, बट मैं इसके अर्थ को पढ़ूंगा नहीं, मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाऊंगा इसे। देखिए, मान लीजिए कोई श्रमिक है, मान लीजिए ये कोई एक व्यक्ति है, एक श्रमिक है, ठीक है, ये एक श्रमिक है। अब ये व्यक्ति यानी ये जो श्रमिक है ये बेरोजगार कब होगा? तो इसके लिए आपने बात याद रखनी है, मेरी 3 बातें। देखिए, आप अपने अर्थ को कैसे भी लिखिए, ठीक है, आप बेरोजगारी के अर्थ को कैसे भी लिखिए, बट आपके उस अर्थ में ये 3 बातें जरूर शामिल होनी चाहिए। पहली बात है आपकी कि जब एक श्रमिक, जब एक मजदूर या जब एक व्यक्ति वर्तमान मजदूरी दर पर, वर्तमान मजदूरी दर क्या होती है दोस्तों, कि कोई भी जॉब अगर आप करते हो तो उसकी जो सामान्य मजदूरी दर चल रही होती है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो कि मकान बनाने में मिस्त्री की हेल्प करता है, यानी दिहाड़ी मजदूरी करता है, तो दिहाड़ी चल रही है 450 रुपए। तो 450 रुपए वर्तमान में मजदूरी दर चल रही है, 450 रुपए मजदूर के लिए। तो वो उसकी क्या कहलाएगी? वर्तमान मजदूरी दर। अब वर्तमान मजदूरी दर बढ़ती भी है, कभी घटती भी है, ठीक है। तो इसे हम एक और नाम से पुकारते हैं, प्रचलित मजदूरी दर भी बोलते हैं इसे। तो जब एक श्रमिक वर्तमान मजदूरी दर पर काम करने के योग्य होता है, सबसे मेन योग्य होता है, वह इच्छुक भी होता है, इच्छुक भी है और योग्य भी है। जब एक व्यक्ति या एक मजदूर वर्तमान मजदूरी दर पर काम करने के योग्य होता है और इच्छुक भी होता है, परंतु उसे कार्य नहीं मिलता है, यानी काम नहीं मिलता, कार्य नहीं मिलता है, तो उस स्थिति में ये जो व्यक्ति है ना, ये क्या है? बेरोजगार। ये क्या है? बेरोजगार। क्या है दोस्तों? बेरोजगार। और जिस स्थिति से ये गुजर रहा है ना मेरे दोस्तों, जिस स्थिति को ये फेस कर रहा है या जिस टाइम पीरियड से ये गुजर रहा है, तो उसे हम कहेंगे बेरोजगारी। तो देखिए, कितना सिंपल सा मैंने आपको लॉजिकली इसको समझाने की कोशिश की कि बेरोजगारी क्या है। तो देखिए, बहुत ही सिंपल, बेरोजगारी का अर्थ है जब एक श्रमिक वर्तमान मजदूरी दर पर कार्य करने के लिए तैयार होता है, यानी इच्छुक होता है और योग्य भी होता है, परंतु उसे कार्य नहीं मिलता, तो उस स्थिति में वह व्यक्ति बेरोजगार होता है। और जिस स्थिति से वो गुजर रहा होता है मेरे दोस्तों, उस स्थिति को हम बेरोजगारी कहेंगे। तो अब इसके अर्थ को अगर आप पढ़ें तो आपको 1 मिनट में समझ में आ जाएगा। इससे अभिप्राय एक ऐसी अवस्था से है, ऐसी अवस्था यानी स्थिति यानी टाइम पीरियड से है जिसमें व्यक्ति वर्तमान मजदूरी दर पर काम करने के लिए तैयार होता है यानी इच्छुक होता है और योग्य भी होता है साथ में, परंतु उसे कार्य नहीं मिलता, तो उस स्थिति में वो व्यक्ति बेरोजगार होता है। और जिस स्थिति से यानी जिस अवस्था से वो गुजर रहा होता है, तो उसे हम बेरोजगारी कहते हैं। तो आई होप दैट आपको मैंने ये चीज समझा दी। अगर मैं एक और एग्जांपल दूंगा आपको, मान लीजिए कि मैं एक टीचर हूं और मैं 10,000 रुपए की सैलरी में, मंथली सैलरी में 5 घंटे के लिए पढ़ाने के लिए तैयार भी हूं,
परंतु मैं जहां पे भी जाता हूं, इंटरव्यू देता हूं, मैं योग्य भी हूं, मैं इच्छुक भी हूं और मैं वर्तमान मजदूरी दर पर यानी 10,000 रुपए में जॉब करने के लिए तैयार भी हूं। परंतु दोस्तों मुझे कहीं पर भी काम नहीं मिलता, तो उस स्थिति में मैं क्या हूं? एक बेरोजगार। और जिस स्थिति से मैं गुजर रहा हूं, जिस टाइम पीरियड से मैं गुजर रहा हूं, वो है बेरोजगारी। तो आई होप अब आपको ये चीज पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। अब हम समझते हैं कि जो बेरोजगारी होती है ना दोस्तों, उसे हम दो भागों में बांट सकते हैं। जो बेरोजगारी यानी अनएम्प्लॉयमेंट होता है, उसे आप दो भागों में बांट सकते हो। जैसे भारत हो या अमेरिका हो या यूएसए या ब्रिटेन हो या कोई भी दुनिया का देश हो, उसे आप दो भागों में बांट सकते हो, एक ग्रामीण क्षेत्र और एक शहरी क्षेत्र। अगर हम बात करें भारत की, अगर मैं भारत का नक्शा बनाऊं आपके लिए, मान लीजिए मैंने ये भारत का नक्शा बनाया आपके लिए, ठीक है। मान लीजिए जैसा ही बनेगा मेरे से, तो मान लीजिए ये मैंने भारत का नक्शा बना दिया दोस्तों आपके लिए, थोड़ा सा समझाने के लिए। ये हमारा भारत है दोस्तों, और ये जो भारत है दोस्तों, इसमें बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जो कि शहरी क्षेत्र हैं, जैसे कि दिल्ली हो गया, कोलकाता हो गया, कोलकाता तो इस तरफ होगा, कोलकाता हो गया, या बेंगलोर हो गया, इस तरफ ही होगा आई थिंक, और यहाँ पे इस तरफ है मुंबई हो गया। तो ये तो हमारे 4 प्रमुख महानगर हैं। और भी हमारे बहुत सारे शहर होते हैं दोस्तों, जैसे कि लखनऊ हो गया, फरीदाबाद हो गया, गुड़गांव हो गया। तो बहुत सारे, अगर हम पूरे भारत को देखें तो पूरे भारत को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक ग्रामीण क्षेत्र जिसे रूरल एरिया कहते हैं इंग्लिश में, और एक होता है शहरी क्षेत्र जिसे अर्बन एरिया कहते हैं इंग्लिश में दोस्तों। तो देखिए दोनों क्षेत्रों में जो बेरोजगारी पाई जाती है वो भी अलग अलग पाई जाती है। बेरोजगारी क्या होती है अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। जब कोई व्यक्ति वर्तमान मजदूरी दर पर काम करने के लिए तैयार होता है, इच्छुक होता है, योग्य होता है, पर उसे काम नहीं मिलता, वो उस समय पे बेरोजगारी की स्थिति से गुजर रहा होता है। और कोई भी देश है उसे आप दो भागों में बांट सकते हैं, एक ग्रामीण क्षेत्र और एक शहरी क्षेत्र। तो भारत के, अगर आप बात करें भारत के ग्रामीण क्षेत्र की, तो भारत के ग्रामीण क्षेत्र में दो प्रमुख प्रकार की हमें बेरोजगारी पाई देखने को मिलती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अदृश्य बेरोजगारी। अब ये अदृश्य बेरोजगारी क्या होती है दोस्तों? बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे प्रचंड बेरोजगारी भी कहते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा वैल्यू रखती है, इसको आप जरूर ध्यान से समझ लें। तो ये जो ग्रामीण बेरोजगारी है, यानी ये ग्रामीण क्षेत्र में पाई जाने वाली ये जो अदृश्य बेरोजगारी है, इसे समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, फिर आपको मैं इसको समझाऊंगा। मान लीजिए दोस्तों ये एक 100 एकड़ जमीन है, ठीक है। मेरा एक गांव है, ठीक है, यूपी में, और उस यूपी में मेरे पास 100 एकड़ जमीन है, ठीक है। अब उस 100 एकड़ जमीन में मान लीजिए, मैं आपको एक रफली आइडिया दे रहा हूं, तो मान लीजिए उस 100 एकड़ जमीन पे सिर्फ मान लीजिए 3 श्रमिकों की यानी 3 किसानों की जरूरत है, ठीक है। 3 किसानों की जरूरत है, परंतु दोस्तों उसमें मेरे साथ मान लीजिए 7 किसान लगे हुए हैं। कितने लगे हुए? 7 किसान। अब जो दूर से कोई व्यक्ति देखेगा, अगर मान लीजिए ये एक व्यक्ति है और ये इनको देखता है, तो इसके हिसाब से तो क्या लगेगा इसको कि भाई सातों के पास रोजगार है, कोई भी इनमें से बेरोजगार नहीं है। देखने वाला तो यही लगेगा, क्योंकि सातों के सातों ही क्या कर रहे हैं, नेचुरल सी बात है, क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। इस व्यक्ति को तो ये लगेगा ना कि ये सातों के सातों जितने भी किसान हैं, इन सब के पास क्या है, रोजगार है। परंतु दोस्तों अगर आप इसे ध्यान से देखें, इस 100 एकड़ जमीन पे हमें केवल और केवल 3 ही किसानों की आवश्यकता थी। ये 3 किसान अगर इस पूरे 100 एकड़ की जमीन को जोतते हैं, सारे काम करते हैं, तो उससे हमें 60 टन गेहूं, मैं सिर्फ एक रफली आइडिया दे रहा हूं आपको, 60 टन गेहूं का उत्पादन वो करते हैं अगर वो गेहूं की फसल उगाते हैं। ये जो 4 जो श्रमिक हैं दोस्तों, ये वास्तव में देखने से तो ऐसा लग रहा है कि इनके पास रोजगार है, परंतु असलियत में देखा जाए तो इनका कोई भी योगदान नहीं है। अगर ये रहे तो भी 60 टन है, और अगर ये नहीं भी रहे तब भी 60 टन है, यानी उत्पादन पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है।
तो वास्तव में ये जो चारों श्रमिक है ना, ये छिपी हुई बेरोजगारी है। इसे आप अदृश्य बेरोजगारी, प्रचंड बेरोजगारी या फिर छिपी हुई बेरोजगारी समझ सकते हैं। छिपी बेरोजगारी मतलब देखने वाले को तो ऐसा लगेगा कि सभी को काम प्राप्त है, परंतु दोस्तों ऐसा नहीं है। आप जानते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो कृषि है वो सबसे प्रमुख आर्थिक क्रिया है, और आप जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे श्रमिक होते हैं जिनका घर में टाइम पास नहीं हो रहा होता, तो वो किसानों के पास जाके वो भी बैठ जाते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति शहर से आता है या कोई अनजान व्यक्ति अगर उन सारे व्यक्तियों को देखेगा तो उसकी नजर में तो उसको लगेगा ये सातों के सातों श्रमिक या सातों के सातों मजदूरों को रोजगार प्राप्त है। बट वास्तव में दोस्तों ये जो चार मजदूर हैं या चार किसान हैं, इनका उत्पादन में कोई योगदान नहीं है। अगर ये रहते हैं तो भी उत्पादन उतना ही रहेगा, और अगर ये नहीं भी रहते हैं तो भी उत्पादन उतना ही रहेगा। तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि ऐसी ही बेरोजगारी को हम अदृश्य बेरोजगारी कहते हैं, यानी छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं, या फिर हम कहें कि प्रचंड बेरोजगारी कहते हैं। तो आपको आई होप ये चीज समझ में आ गई कि अदृश्य बेरोजगारी क्या होती है। अदृश्य बेरोजगारी ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली एक प्रमुख बेरोजगारी है, जिसमें एक भारी व्यक्ति को देखने में ऐसा लगता है कि सभी लोगों को रोजगार प्राप्त है, परंतु उसमें से आधे से ज्यादा व्यक्ति वास्तव में बेरोजगार होते हैं, परंतु देखने में ऐसा लगता है कि उनको रोजगार प्राप्त है। क्योंकि ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उत्पादन में कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए दोस्तों इसे एक छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। तो आई होप दैट आपको ये छिपी बेरोजगारी यानी प्रचंड बेरोजगारी क्या होती है ये मैंने आपको समझा दिया है। अब बात करते हैं मौसमी बेरोजगारी। अब ये मौसमी बेरोजगारी क्या होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मौसमी बेरोजगारी, क्योंकि अदृश्य बेरोजगारी हो या मौसमी बेरोजगारी हो, ये भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली प्रमुख बेरोजगारी है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले जो किसान हैं, जो मजदूर हैं और जो भी लोग हैं जो कि आर्थिक या जो कृषि या फिर गैर कृषि संसाधनों में जुड़े हुए हैं, उनको इसका सामना करना पड़ता है। बट ये मुख्य तौर से दोस्तों कृषि से जुड़ी भी बेरोजगारी है, क्योंकि आर्थिक क्रिया ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि नंबर 1 है दोस्तों। कृषि भारत में सबसे बड़ी आर्थिक क्रिया है। तो देखिए बहुत ही सिंपल सी मौसमी बेरोजगारी क्या होती है। तो देखिए आप जानते हैं कि फसलों का भी मौसम होता है। हमारे 3 फसली मौसम होती है, यानी 3 प्रकार की फसल होती है। एक होती है खरीफ की फसल, एक होती है रबी की फसल, और एक होती है जेठ की फसल। तो आप जानते हैं कि खरीफ की फसल, रबी की फसल और जेठ की फसल, इन तीनों का टाइम पीरियड क्या होता है, अलग अलग होता है। मान लीजिए ये किसान है, ठीक है भाई, ये किसान है, ये भी एक किसान है दोस्तों, ठीक है। इसके पास भी एक खेत है, इसके पास भी एक खेत है, ठीक है। मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं। इसने क्या किया, इसने रबी यानी खरीफ की फसल को बोया, ठीक है। इसने क्या किया, खरीफ की फसल को बो दिया, ठीक है। और इस बंदे ने क्या किया, इसने रबी की फसल को बो दिया, ठीक है, रबी की फसल बो दी। अब दोस्तों क्या है ना, लगभग 1 साल के करीब, यानी पहले ये क्या करेगा, सिंपल सी बात है, सबसे पहले ये क्या करेगा, भूमि को तैयार करेगा, फिर उसमें बीज बोएगा, फिर उसमें खाद डालेगा, फिर उसमें नेचुरल सी बात है उसके पानी डालेगा, और उसमें समय समय पे खरपतवार करता रहेगा। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल सी बात है, अगर इसने रबी की फसल, आप मान लीजिए एक आइडिया ले लीजिए, आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। खरीफ की फसल इसने बोई, तो रबी की फसल में ये खाली बैठा रहेगा, क्योंकि फसल तो बो रखी है, अब इसके पास कोई काम नहीं है, यानी लगभग 6 महीने के लिए ये क्या हो जाएगा, बेरोजगार। 6 महीने तो इसके पास रोजगार रहेगा, क्योंकि इसको जमीन को तैयार करना था, फिर उसमें बीज बोने थे, उसमें भैया नियमित रूप से खाद डालनी थी, फिर भैया क्या करना था, उसे खरपतवार या जो सिंचाई है वो करते रहना था। बट 6 महीने तो इसके पास काम रहेगा, बट 6 महीने के करीब ये क्या रहेगा, बेरोजगार, यानी रबी की फसल के टाइम पे ये बेरोजगार हो जाएगा।
ठीक ऐसे ही ये जो दूसरा किसान है, इसने रबी की फसल बोई है, ठीक है, रबी की फसल इसने बो दी। अब जब खरीफ की फसल का टाइम आएगा तब ये भी 6 महीने के लिए क्या हो जाएगा, बेरोजगार हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, मौसमी बेरोजगारी का मतलब है कि जब किसान अपनी फसल बो देता है तो काफी लंबे समय तक उसके पास कोई भी मेन काम नहीं रहता, क्योंकि वो क्या होता है, बेरोजगार होता है। कृषि में पूरे 1 साल काम नहीं होता है। आप ये समझिए कि बेरोजगारी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। हम बात कर रहे हैं ग्रामीण क्षेत्र में पाई जाने वाली बेरोजगारी, और ग्रामीण क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण जो आर्थिक क्रिया है वो है क्या दोस्तों, कृषि है। और कृषि में से ही संबंधित 2 महत्वपूर्ण बेरोजगारियां पाई जाती है। पहली अदृश्य, दूर से देखने से तो ऐसा लगता है कि सारे किसानों को रोजगार मिल रहा है, परंतु दोस्तों उसमें से जो कुछ ही जो किसान होते हैं जो कि उत्पादन पे प्रभाव डालते हैं, और ज्यादातर किसान उत्पादन पे प्रभाव नहीं डालते हैं। और जितने किसान उत्पादन पे प्रभाव नहीं डालते हैं तो वो सभी वास्तविक रूप से क्या होते हैं, बेरोजगार, बट देखने में लगते हैं वो रोजगार, उनको लगता है कि देखने में कि वो उनको रोजगार प्राप्त है, तभी उसे हम छिपी बेरोजगारी कहते हैं। परंतु दोस्तों वही किसान जो उत्पादन में प्रभाव डालते हैं, कुछ तो नहीं डालते हैं, वो तो अदृश्य आ गए, बट जो नहीं डालते हैं, उत्पादन में प्रभाव डालते हैं, वो भी एक लंबे समय तक क्या होता है, उनके पास भी खेतों में कोई काम नहीं होता, सिर्फ सिंचाई का काम रह जाता है दोस्तों। तो देखिए वो भी क्या होते हैं, 6 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, 3 महीने के लिए उनके पास कोई बहुत बड़ा काम नहीं होता, तो उस समय वो एक बेरोजगारी से गुजर रहे होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, मौसमी बेरोजगारी। क्योंकि मौसम के अनुसार, देखिए मौसम के अनुसार रबी की फसल आपने बो दी तो खरीफ की फसल में आप क्या रहोगे, बेरोजगार रहोगे। अगर हाँ ऐसा हो सकता है कि अगर आपके पास बहुत खेत बहुत ज्यादा है तब आप हो सकते हैं, बट जो भी छोटे किसान होते हैं, जो भी मंझोले किसान होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, उस समय बेरोजगार हो जाते हैं दोस्तों, क्योंकि उनके पास भूमि सीमित मात्रा में होती है। तो आई होप, मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपको बेरोजगारी क्या होती है ये समझ में आ गया, और ग्रामीण क्षेत्र में पाई जाने वाली ये दोनों प्रकार की जो बेरोजगारी है, इनके बीच का अंतर आपको समझ में आ गया। क्लियर है। अब बात करते हैं हम दोस्तों शहरी क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी को। तो हम बात करते हैं सबसे पहले औद्योगिक बेरोजगारी क्या होती है। देखिए इसे भी मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूं, क्योंकि चीजें जो है ना अर्थशास्त्र में, वो डे टू डे लाइफ के एग्जांपल से, यानी जो रियल लाइफ एग्जांपल्स होते हैं, अगर आप उनसे उसको दिमाग में रख के अगर आप सोचेंगे तो दोस्तों इकोनॉमिक्स जितना आसान विषय कोई नहीं है। क्योंकि अगर आप केवल इसे किताबी ज्ञान से ही इसे तोलोगे तो आपको कभी भी इकोनॉमिक्स नहीं आएगी दोस्तों। तो देखिए औद्योगिक बेरोजगारी क्या होती है, जिसे हम बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप जानते हैं दोस्तों कि जो भी ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, यानी जो रूरल एरिया होते हैं, वो शहरी क्षेत्र, जो शहरी क्षेत्र होते हैं, देखिए ये जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र है और ये जो हमारे शहरी क्षेत्र है, आप जानते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों से बहुत सारे लोग रोजगार की तलाश में क्या होते हैं, आते हैं। क्योंकि गांव में केवल और केवल कृषि ही एकमात्र महत्वपूर्ण आर्थिक क्रिया है और कुछ गैर कृषि है, तो इतना रोजगार नहीं होता है कि सभी को रोजगार मिल सके। तो इसी वजह से बहुत सारे लोग ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन करके शहरी क्षेत्रों में पहुंचते हैं, ताकि कारखानों, फैक्ट्रियों, दफ्तर, ऑफिसों में उनको रोजगार मिल सके। परंतु दोस्तों क्या होता है ना कि जितने शहर, जो भी हमारे शहरी इलाके हैं, जो भी हमारे शहरी क्षेत्र हैं, जैसे कि दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, ठीक है, बेंगलुरु हो गया, या कोलकाता हो गया, लखनऊ हो गया, पटना हो गया, ये जितने भी बड़े बड़े नगर हैं, या हर राज्य की जितनी भी राजधानी और राजधानी के आसपास का जो क्षेत्र है, वो हमारे शहरी क्षेत्र कहलाते हैं। तो ये जो हमारे शहरी क्षेत्र होते हैं, इसमें इतने उद्योग नहीं है जितनी इनकी मांग है। यानी दोस्तों जो श्रम की मांग है ना, जो श्रम की मांग है,
और जो श्रम की पूर्ति है ना, श्रम की पूर्ति, श्रम की पूर्ति का मतलब जो ग्रामीण क्षेत्रों से लोग आ रहे हैं शहरी क्षेत्रों में काम करने के लिए, और जो शहरी क्षेत्रों में भी जो लोग रहते हैं और वो भी गांव मतलब फैक्ट्री कारखानों में काम की तलाश है। तो अगर हम बात करें कि भाई जो मांग है ना, मतलब जो भी निर्माता है, नियोजक हैं, जो भी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, प्राइवेट कंपनीज हैं, गवर्नमेंट कंपनीज हैं, या फिर दोस्तों कहते हैं कई बहुराष्ट्रीय कंपनी है, जो भी उनके निर्माता हैं, यानी नेचुरल सी बात है, जो भी ओनर्स हैं या जो भी हम कहें मालिक हैं, वो मांग बहुत कम करते हैं, जबकि पूर्ति क्या है, बहुत ज्यादा है। यानी श्रम की मांग जो है ना वो कम होती है। यानी जितने कारखानों के लिए, फैक्ट्रियों के लिए, उत्पादन करने के लिए, विभिन्न प्रकार की वस्तु तथा सेवाओं के लिए मजदूरों की जरूरत होती है ना, मजदूरों की पूर्ति प्रगति में मानव के द्वारा उससे कई गुना ज्यादा है। तो इसी को हम कहते हैं दोस्तों औद्योगिक बेरोजगारी। कितना सिंपल है, देखिए बहुत ही सिंपल है, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में जो जनसंख्या का घनत्व होता है ना दोस्तों बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों से लोग रोजगार की तलाश में शहरों में पहुंचते हैं, बट शहरों में उतने उद्योग धंधे कारखाने नहीं हैं जितने लोग वहां पे पहुंचते हैं। तो श्रम की पूर्ति तो ज्यादा होती है, जबकि श्रम की मांग कम होने की वजह से वहां पे कुछ जो व्यक्ति होते हैं वो वर्तमान मजदूरी दर पे काम करने के लिए तैयार तो होते हैं, योग्य भी होते हैं, इच्छुक भी होते हैं, परंतु उन्हें काम नहीं मिल पाता। इसे ही मेरे प्यारे दोस्तों हम क्या कहते हैं, औद्योगिक बेरोजगारी। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई है। जैसे एग्जांपल देते हैं हम आपको, जैसे मान लीजिए दिल्ली है, ठीक है, मैं खुद दिल्ली में रहता हूं दोस्तों। दिल्ली मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि मैं बचपन से दिल्ली में रहा हूं। तो देखिए मान लीजिए कि जो दिल्ली है, दिल्ली में आप जानते हैं यूपी से, बिहार से, झारखंड से, है ना, छत्तीसगढ़ से, उत्तरांचल से, शिमला से, पता नहीं कहां से, पूरे भारत से, ना केवल पूरे भारत से बल्कि पूरे विश्व से लोग आते हैं नौकरी की तलाश में। परंतु दोस्तों दिल्ली में उतने कारखाने, फैक्ट्रियां नहीं है जितने यहाँ पे लोग काम की तलाश में आते हैं। तो बहुत सारे लोग क्या रह जाते हैं, बेरोजगार रह जाते हैं। तो ऐसी बेरोजगारी को हम क्या कहते हैं, औद्योगिक बेरोजगारी। दोस्तों बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है दोस्तों। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको मेरी पढ़ाई में इकोनॉमिक्स समझ में आती है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करके आप मुझे मोटिवेट कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप समष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र खुद सीखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट मतलब मेरे डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए, आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे बिल्कुल सीक्वेंस में। तो देखिए मैंने आपको ये तो चीज क्लियर कर दी कि भाई औद्योगिक बेरोजगारी क्या होती है। अब मैं आपको बताऊंगा बहुत ही अच्छी तरीके से कि शिक्षित बेरोजगारी क्या होती है। शिक्षित बेरोजगारी जो कि शहरों में पाई जाने वाली अत्यंत महत्वपूर्ण बेरोजगारी है दोस्तों। देखिए आप ये बात जानते हैं कि जो शहरों में लोग रहते हैं वो ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं इन कंपैरिजन ऑफ गांव में रहने वाले लोगों से, ठीक है ना, क्योंकि शहरों के लोग स्कूल, कॉलेज, ये सारी सुख सुविधाएं ज्यादा होती हैं, थोड़े पैसे भी ज्यादा कमाते हैं, तो इसलिए वो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और वो ज्यादा शिक्षित हो जाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली में पढ़ने वाले बहुत सारे लोग आते हैं, मुंबई में पढ़ने जाते हैं बहुत सारे लोग। तो जो शहरी क्षेत्र होते हैं दोस्तों किसी भी देश के या हम कहें भारत के, तो वहां पे जो पढ़े लिखे लोगों की संख्या होती है ना वो क्या होती है, ज्यादा होती है। सिंपल सी बात है। अब जनसंख्या क्या होती है, ज्यादा होती है पढ़े लिखे लोगों की, और जो वर्तमान मजदूरी दर चल रही होती है वो क्या चल रही होती है, कम चल रही होती है। चलिए औद्योगिक क्षेत्र में तो वो लोग काम कर लेते हैं जो कि कम पढ़े लिखे हैं, जो गांवों से आए हैं और उनका केवल और केवल एक उद्देश्य है रोजगार प्राप्त करना और अपने लिए 2 वक्त की या 3 वक्त की रोटी जुटाना। तो वो तो औद्योगिक क्षेत्र में सेटल हो जाते हैं, और जो नहीं हो पाते तो उनके कारण जो बेरोजगारी उत्पन्न होती है उसे हम औद्योगिक बेरोजगारी कहते हैं। बट अभी हम ये बात करें कि शिक्षित बेरोजगारी क्या होती है। तो देखिए शहरों में जो लोग रहते हैं वो ज्यादा पढ़ जाते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, ठीक है,
मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूं। मान लीजिए ये एक व्यक्ति है, ठीक है, इसने सबसे पहले क्या की, 10वीं की, फिर 12वीं की, फिर ग्रेजुएशन की, यानी लगभग उसने अपने जीवन के 15 साल पढ़ाई को दे दिए। फिर ये गया एक ऑफिस में, ठीक है, एक ऑफिस में गया जॉब के इंटरव्यू को देने के लिए। मान लीजिए ये जॉब के इंटरव्यू देने अंदर गया, मान लीजिए ये एक एबीसी प्राइवेट लिमिटेड है, ठीक है। अब ये यहाँ पे इंटरव्यू देने चला गया अंदर, इसका सारा इंटरव्यू हुआ, इसने रिज्यूम या वीसी अपना दिया, सब कुछ सिलेक्ट हो गया, सारा कुछ हो गया दोस्तों। इसने पूछा सर व्हाट अबाउट माय सैलरी पैकेज, तो उन्होंने कहा, जो इंटरव्यू ले रहे थे उन्होंने कहा कि वी जस्ट गिव यू 10,000 रुपीज। क्या कहा, 10,000 रुपीज। तो इसने कहा यार 15 साल क्या मैंने केवल 10,000 रुपए कमाने के लिए किए थे क्या? तो ये बंदे ने इसको बोला कि सर अपने 10,000 रुपए ना अपने पास रख लो, मैं अपने घर जा रहा हूं भैया, मुझे 10,000 रुपए में आपके साथ काम नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि भैया आप देखिए ना 15 साल पढ़ाई करने के बाद, ग्रेजुएट होने के बाद अगर इसको सिर्फ 10,000 रुपए मिलेंगे तो इससे बेहतर तो फिर दोस्तों जो दिल्ली में ई रिक्शा चला रहे हैं वही बेहतर है। वो 10,000 क्या, वो 20-30 हजार रुपए आराम से कमा रहे हैं, तो इसको एम्बेरस्ड फील होगा कि यार इतना पढ़ने के बाद क्या मुझे केवल 10,000 रुपए की सैलरी मिलेगी। तो दोस्तों यही है शिक्षित बेरोजगारी कि वर्तमान समय पे दोस्तों कि जितने भी शहरी इलाके हैं भारत के, वहां पे जो पढ़े लिखे लोगों की जो जनसंख्या है वो बढ़ती चली जा रही है। सिंपल सी बात है। अब जब वो काम ढूंढने जाते हैं कारखानों में, फैक्ट्रियों में या बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज में, जब ये वहां सिलेक्ट होते हैं, बट जब इनको सैलरी पैकेज बताया जाता है तो वो उनकी योग्यता के हिसाब से नहीं होता, उनकी जो क्वालिफिकेशन होती है उसके हिसाब से नहीं होता, जिसकी वजह से वो बेरोजगार रहना ही पसंद करते हैं। तो ऐसी बेरोजगारी को दोस्तों हम क्या कहते हैं, शिक्षित बेरोजगारी, जो कि शहरी इलाकों में पाई जाने वाली सबसे प्रमुख बेरोजगारी मानता हूं, क्योंकि भारत के जितने भी शहरी इलाके हैं वहां पे पढ़े लिखे लोगों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। हर साल लाखों लोग, लाखों छात्र 10वीं पास करते हैं, 12वीं पास करते हैं, ग्रेजुएट होते हैं, बट भारत की सरकार उनके लिए रोजगार का कोई भी बंदोबस्त नहीं कर रही है, जिसके लिए मैं हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूंगा नरेंद्र मोदी और उसकी सरकार को कि प्लीज हमें रोजगार दीजिए, पढ़े लिखे लोगों को रोजगार दीजिए, ग्रामीण लोगों को रोजगार दीजिए, क्योंकि आपको रोजगार देने के लिए हमने 2014 में चुना था। अगर दोस्तों आप मेरे से सहमत है तो इस वीडियो को लाइक करके और कमेंट में आप मुझे यस लिख सकते हैं, तो आपका ये संदेश मुझ तक जरूर पहुंच जाएगा। तो आई होप दैट दोस्तों कि मैंने आपको कि बेरोजगारी क्या होती है ये समझा दिया, ग्रामीण बेरोजगारी और शहरी बेरोजगारी, इनके दो प्रकार मैंने पूरी तरीके से आपको मैंने समझा दिए। अब बात करते हैं बेरोजगारी के कुछ सामान्य प्रकार जो कि हर प्रकार के क्षेत्र में पाई जा सकती है। ये दोनों ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती हैं, ये दोनों ज्यादातर शहरी क्षेत्रों में पाई जाती है। पर ये जो खुली बेरोजगारी है, संरचनात्मक बेरोजगारी है, संरचनात्मक बेरोजगारी है, या चक्रीय बेरोजगारी है, या अल्प रोजगार है, ये भी ऐसी बेरोजगारी है दोस्तों, ये भारत के ग्रामीण क्षेत्र हो या फिर शहरी क्षेत्र हो, सभी प्रकार के क्षेत्रों में आपको देखने को मिल सकती है। तो चलिए एक एक करके बहुत अच्छी तरीके से हम इस पे बात करेंगे। बस वीडियो में आप अंत तक बने रहें और इस सीरीज को आप शुरू से देखें, आपकी 12वीं और 3rd ईयर में बहुत अच्छे नंबर आएंगे दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात करते हैं खुली बेरोजगारी की। देखिए खुली बेरोजगारी का मतलब क्या है, बहुत ही सिंपल सी बात। खुली बेरोजगारी वह बेरोजगारी होती है जिसमें कोई श्रमिक कार्य करने के लिए तैयार होता है, इच्छुक भी होता है, योग्य भी होता है, परंतु उसे काम नहीं मिलता। जैसे मान लीजिए यार, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, ठीक है, अभी यूपी का रहने वाला था, अब ये कहां आ गया, दिल्ली आ गया। कहां आ गया भाई, ये दिल्ली आ गया। इसने सोचा भाई दिल्ली में तो रोजगार है, तो भैया ये अपने रिश्तेदारों के घर में आके रहने लग गया। अब भैया ये अपने रिश्तेदारों के घर में रह रहा था, ठीक है, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, ये मजे लूट रहा था यहाँ पे,
इसने सोचा कि भैया अभी 2-4 दिन में मुझे रोजगारी में मतलब जॉब मिल जाएगी, फिर तो क्या समस्या है, फिर तो हम आराम से एंजॉय लेंगे लाइफ में, फिर यूपी पैसा भी भेजेंगे, लाइफ मजे में कटेगी। पर दोस्तों इस बेचारे बच्चे को ये बात पता नहीं थी कि दिल्ली में भी बेरोजगारी चरम सीमा पे है। अपने 70 साल में इतनी बेरोजगारी भारत में नहीं देखने को मिली है दोस्तों, जितनी वर्तमान समय पे चल रही है। ये दोस्तों बेचारा मारा फिरा, कभी जनकपुरी गया, कभी नेहरू प्लेस गया, कभी करोल बाग गया। इसने सारे कारखाने, सारी फैक्ट्रियां, सारे दफ्तर सब जगह ट्राई कर लिया वर्तमान मजदूरी दर पे, पर दोस्तों इसको काम नहीं मिला, इसे काम नहीं मिला। तो ये कैसी बेरोजगारी हो गई? ये हो गई खुली बेरोजगारी दोस्तों। तो ऐसे लोग किन पे निर्भर होते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल आप ही देख लीजिए, कुछ ऐसे विद्यार्थी होंगे जो अपनी 12वीं पास कर चुके होंगे, 12th पास कर चुके होंगे, ग्रेजुएट हो चुके होंगे, पर वो अपने परिवार पर ही निर्भर है अभी तक। खुली बेरोजगारी में जो श्रमिक होते हैं वो अपने परिवार पे एक तरीके के बोझ बन जाते हैं, एक आर्थिक बोझ बन जाते हैं। तो खुली बेरोजगारी यही है दोस्तों, इसको समझना बहुत सिंपल है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये व्यक्ति कहां से आया था? गांव से आया था दिल्ली, और दिल्ली में ये काम ढूंढने आया था, पर इसको काम नहीं मिला। अब मान लीजिए मैं एक और व्यक्ति की बात कर लेता हूं। मान लीजिए एक व्यक्ति है, इसने अपनी ग्रेजुएशन यानी 10वीं प्लस 12वीं प्लस ग्रेजुएशन तीनों कंप्लीट कर ली, ठीक है, इसने तीनों कंप्लीट कर ली। अब ये क्या है ना दोस्तों, सारा दिन नौकरी को ढूंढता रहता है दिल्ली में, पर इसे दिल्ली में नौकरी नहीं मिल रही है। नौकरी ही नहीं मिल रही है क्योंकि ये वर्तमान मजदूरी दर पर काम करने के लिए तैयार है, जो भी सैलरी मिलेगी तैयार है, बट इसे काम ही नहीं मिल रहा। तो इसे अपनी आय के लिए, अपने खर्चे पानी के लिए, अपने जेब खर्च के लिए इसे किस पे निर्भर रहना पड़ेगा? अपने घर के सदस्यों पे निर्भर रहना पड़ेगा। तो ऐसी खुली बेरोजगारी बोलते हैं, खुली बेरोजगारी को, जिसमें कोई श्रमिक हो जो गांव से शहर में आया हो काम ढूंढने के लिए, या फिर पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, सारी पढ़ाई कंप्लीट हो गई हो बट उसे फिर भी नौकरी नहीं मिल रही है। तो ऐसे ही बेरोजगारी को दोस्तों हम क्या कहते हैं? खुली बेरोजगारी कहते हैं। आई होप दैट ये आपको चीज क्लियर हुई है। आप मेरी इस वीडियो को देखने के बाद एक बारी बुक से पढ़ लीजिएगा, आपको पूरी तरीके से ये बात क्लियर हो जाएगी। अब देखिए खुली बेरोजगारी तो आपको मैंने बता दिया कि देखिए मैं अगर एक बारी और समझाऊं कि खुली बेरोजगारी उस स्थिति को प्रकट करती है जिसमें कोई व्यक्ति वर्तमान मजदूरी दर पर कार्य करने के लिए तैयार होता है, वर्तमान मजदूरी दर पर कार्य करने के लिए तैयार होता है, योग्य होता है, इच्छुक होता है, परंतु उसे काम नहीं मिलता, और वो सारा समय यानी पूरा साल क्या रहता है? बेरोजगार रहता है, और अपनी आय के लिए यानी अपने जेब खर्च के लिए, वो परिवार के लिए पे निर्भर रहता है। ऐसा शहरों में भी होता है, ऐसा गांव में भी होता है। गांव में जो खेतीहार मजदूर होते हैं वो भी पूरे समय के लिए बेरोजगार रहते हैं, जिनके पास भूमि नहीं होती, या फिर दोस्तों जो शिक्षित लोग हैं जो पढ़ लिख जाते हैं परंतु दोस्तों उन्हें काम नहीं मिलता तो अपने परिवार पे ही निर्भर रहते हैं, और कुछ दोस्तों भी जानबूझकर भी करते हैं ऐसा, कुछ तो धनासेठ भी होते हैं दोस्तों। तो खुली बेरोजगारी आपको समझ में आ गई होगी आई होप। अब बात करते हैं संरचनात्मक बेरोजगारी। ये देखिए संरचनात्मक बेरोजगारी। अब देखिए इसे मैं आपको समझाता हूं बहुत अच्छे एग्जांपल से। मान लीजिए ये कारखाना है, ठीक है, ये क्या है? कारखाना है, ठीक है, ये इसका एक श्रमिक है, मान लीजिए ये एक श्रमिक है। अब इस कारखाने में कोई भी मशीन है, मान लीजिए खराब हो गई, मान लीजिए कोई मशीन थी यहाँ पे और ये मशीन क्या हो गई? खराब हो गई। अब इसका जो मालिक था, ये जो मालिक है, मान लीजिए ये जो मालिक है, ठीक है, मालिक को थोड़ा सा बढ़िया बनाया जाए, ठीक है, इसने बोला भाई लुंडो सुनो 15 दिन तक मुंह मत दिखाना अपना, ठीक है, इन्होंने बोला ठीक है मालिक साहब। अब 15 दिन की क्या ये इसको सैलरी देगा? ये जो मालिक है, ये जो बॉस है, ये अपने लेबर को क्या 15 दिन की सैलरी देगा? नहीं देगा ना। तो 15 दिन के लिए क्या हो गया? बेरोजगार हो गया। अब ऐसा दो तरीके से हो सकता है। जैसे मान लीजिए ये है, ये फैक्ट्री थी, इस फैक्ट्री की छत गिर गई,
मान लो फैक्ट्री की क्या हो गई, कोई हादसा हो गया और एक छत गिर गई। अब छत गिरने से उसकी रिपेयरिंग में क्या लगेगा, टाइम लगेगा ना। ये कोई कि रातों रात ठीक हो जाएगी छत, नहीं, टाइम लगेगा। तो मान लीजिए 10 दिन का, 15 दिन का, 20 दिन का या 1 महीने का पूरा टाइम लगेगा। तो क्या ये अपने श्रमिकों को, ये जो इसका मालिक है, क्या ये अपने श्रमिकों को सैलरी देगा? बिल्कुल भी नहीं देगा। तो ऐसी ही बेरोजगारी को हम बोलते हैं संरचनात्मक बेरोजगारी। संरचनात्मक बेरोजगारी उस स्थिति को प्रकट करती है जिसमें कोई निगम या कोई फैक्ट्री में तकनीकी रूप से कोई खराबी आने के कारण कुछ समय के लिए श्रमिक क्या रहते हैं, बेरोजगार रहते हैं। तो ऐसी बेरोजगारी को संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। या मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं और अच्छे तरीके से मैं आपको क्लियर कराता हूं। देखिए, एक और चीज समझिए। मान लीजिए कि ये है एक कॉल सेंटर। क्या है दोस्तों? एक कॉल सेंटर है, कॉल सेंटर है ये, ठीक है। मान लीजिए कॉल सेंटर है, बीपीओ जिसे आप कहते हैं, ये कॉल सेंटर है, ठीक है। अब इस कॉल सेंटर में मान लीजिए इसका जो मालिक है, इसने कहा यार बिल्डिंग बड़ी खराब हो रही है, हमें ना क्या करना चाहिए, इसकी वाइट वॉश, इसको रिन्यू करवाने की जरूरत है। तो लगभग 15 दिन के लिए इसने अपने जितने भी श्रमिक थे उनको कहा कि भैया 15 दिन तक अपना मुंह मत दिखाना, 15 दिन ना कहते हैं कंपनी में ना काम चल रहा है, कॉल सेंटर में काम चल रहा है, व्हाइट वॉश होगा, जो भी है टूट फूट है ना वो रिपेयर होगी, 15 दिन तक तुम आना मत, ठीक है। तो इन्होंने कहा ठीक है मालिक साहब, ये सारे बोल रहे ठीक है भाई, ना तो बोल ही नहीं सकते। अब 15 दिन की इनकी क्या कर लेगा, ये सैलरी काट लेगा। तो 15 दिन के लिए ये जितने भी श्रमिक हैं दोस्तों क्या हो गए, बेरोजगार हो गए। तो ये कौन सी बेरोजगारी का प्रकार है, इसे कहते हैं हम संरचनात्मक बेरोजगारी। क्या कहते हैं? संरचनात्मक बेरोजगारी। बहुत ही सिंपल सी बात है दोस्तों, इसमें कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है। मान लीजिए आप मान लीजिए एक टीचर हो, ठीक है। आप एक टीचर हो और आप किसी प्राइवेट स्कूल में जॉब करते हो और उस प्राइवेट स्कूल में कुछ कहते हैं व्हाइट वॉश का काम या कुछ भी टूट फूट का काम हो रहा है और 15-20 दिन के लिए आपको घर बैठने के लिए कहा प्रिंसिपल ने। तो 15-20 दिन के लिए आप क्या रहे, बेरोजगार रहे ना। तो आप बेरोजगार हो, आप बेरोजगारी से जूझ भी रहे हो। बट किस प्रकार की बेरोजगारी है? खुली नहीं, संरचनात्मक नहीं, चक्रीय नहीं, आप हो संरचनात्मक बेरोजगारी से प्रभावित। तो देखिए कितना सिंपल सा बात है, क्योंकि खुली बेरोजगारी में तो जो व्यक्ति होता है ना उसके पास उसको काम मिलता ही नहीं है, वो पूरा साल बेरोजगार रहता है। बट संरचनात्मक बेरोजगारी में दोस्तों कुछ समय के लिए बेरोजगार रहता है, क्योंकि कुछ तकनीकी परिवर्तन या कुछ भौतिक परिवर्तनों के कारण। दोस्तों तकनीकी परिवर्तन भी हो सकता है, कोई मशीन खराब हो गई, कोई सर्वर डाउन हो गया, कुछ भी। बट आप ये समझिए कि खुली बेरोजगारी में तो जो श्रमिक है उसे रोजगार मिलता ही नहीं है, तो कुछ समय की तो बात ही नहीं उठती है। तो आई होप आपको खुली बेरोजगारी भी समझ में आ गई, संरचनात्मक बेरोजगारी भी समझ में आ गई। अब बात करते हैं संरचनात्मक बेरोजगारी क्या होती है। इसे समझाने के लिए भी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, बहुत बढ़िया। देखिए मान लीजिए ये एक कंपनी है, इस कंपनी का नाम है ABC प्राइवेट लिमिटेड। एक और एक कंपनी है दोस्तों, उस कंपनी का नाम है XYZ प्राइवेट लिमिटेड। ये एक श्रमिक है, ये क्या है, श्रमिक है, यानी एक मजदूर है या एक एम्प्लॉय है, ठीक है। अब ये इसमें जॉब करता है, ठीक है। इसको यहां पे मिलते हैं 10,000 रुपए महीने के। कितने मिलते हैं? 10,000 रुपए। इस कंपनी ने इसे ऑफर दिया, इस कंपनी ने XYZ ने इसको ऑफर दिया और इससे कहा कि हम आपको 15,000 रुपए देंगे। क्या देंगे? 15,000 रुपए सैलरी देने के लिए तैयार है, इसे ऑफर दिया गया। अब ये क्या करेगा? अब ये जो इस कंपनी का मालिक है वो इसका हिस्सेदार तो लग नहीं रहा है ना। ये भी अपना क्या चाहता है भाई, सिंपल सी बात है, ये भी चाहता है कि भैया इसकी सैलरी ज्यादा हो और ये भी इंजॉय ले अपनी जिंदगी में, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी जीवन में बढ़ोतरी चाहता है, वृद्धि चाहता है, डेवलपमेंट चाहता है, ग्रोथ चाहता है। तो इसने कहा कि भैया, इसने अपने मालिक को कह दिया कि साहब मैं आपके यहाँ पे 1 तारीख से नहीं आऊंगा, 31 तक मैं आऊंगा
और मैं अपना रिज्यूम दे रहा हूं। इसे कम से कम 15 दिन पहले बोलना पड़ेगा ये बात, है ना। तो 31 तारीख को ये यहां से रिजाइन दे देगा, बट 31 तारीख को ये यहाँ 1 तारीख को यहाँ पे ज्वाइन नहीं कर लेगा। लगभग दोस्तों ये यहाँ पे ज्वाइन करेगा। 31 को यहाँ पे इसने रिजाइन दे दिया, और यहाँ पे जो ज्वाइन किया है इसने, यहाँ पे रिजाइन, देखिए यहाँ पे रिजाइन कर दिया, सॉरी रिजाइन कर दिया, ठीक है, रिजाइन कर दिया 31 तारीख को, और यहाँ पे ज्वाइन किया 15 तारीख को, यहाँ पे 31। तो लगभग 15 दिन के लिए, 15 डेज 4 नाइट्स के लिए, यानी 15 दिन के लिए ये क्या रहा, बेरोजगार रहा। क्या रहा, बेरोजगार रहा। किस लिए रहा, ताकि अपने भविष्य को बना सके। अगर ये रिक्स 15 दिन का रिक्स नहीं लेता और ये सोचता कि भैया 15 दिन की सैलरी कटेगी, क्या करे, छोड़ो ना उसका ऑफर, क्या मारे, इसी में लगे रहते हैं, तो ये कभी भी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाता। तो जिंदगी का जो संघर्ष है ना, उसमें विजय हासिल नहीं कर पाता। तो दोस्तों अपने जीवन के संघर्ष को सफलतापूर्वक जीतने के लिए इसने 15 दिन के लिए अपने आप को बेरोजगार ही रहना पसंद किया, जिसकी वजह से ये 15 दिन के लिए क्या रहा, बेरोजगार रहा। और किस प्रकार की बेरोजगारी से जूझा, ये संघर्षात्मक बेरोजगारी से जूझा। जब एक श्रमिक अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक निगम को छोड़कर, यानी एक कंपनी को छोड़कर दूसरे कंपनी के पास रोजगार की तलाश में जाता है या दूसरी कंपनी को ज्वाइन करता है, तो बीच में वो कुछ समय के लिए क्या होता है, बेरोजगार होता है। उसी स्थिति को हम संघर्षात्मक बेरोजगारी कहते हैं। दोस्तों बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही सिंपल सी बात है। या मैं एक और एग्जांपल दूं, मैं अपना ही एग्जांपल देता हूं, चलिए मैं खुद का एग्जांपल लेता हूं आपके लिए। तो देखिए, मान लीजिए दोस्तों मैं एक टीचर हूं, मान क्या लीजिए मैं हूं एक टीचर। तो देखिए मान लीजिए ये एक स्कूल है, ये ए स्कूल है और ये एक बी स्कूल है, ठीक है। ये एक ए स्कूल है और ये एक बी स्कूल है। मैं ए स्कूल में जॉब करता हूं, ठीक है। यहां पे मुझे मिलते हैं 15,000 रुपए, ठीक है। अब मुझे बी ने ऑफर दिया कि भैया आप हमारे वहां पढ़ा लीजिए, आप बहुत अच्छी इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं, जैसे कि आप सब लिखते हैं, जिसके लिए मैं तहे दिल से आपका आभारी हूं। तो इस स्कूल ने कहा कि भैया आप हमारे पास आ जाओ, हम आपको 25,000 रुपए सैलरी देंगे। मैंने ना बहुत बढ़िया, मैंने जी अभी आता हूं थोड़े दिनों में, तो मैं इसको रिजाइन दूंगा, पहले यहां पे रिजाइन दे दूंगा 31 तारीख को या 30 तारीख को, और 15-16 तारीख से मैं यहां पे ज्वाइन कर लूंगा, है ना। तो बीच में 15-16 दिन के लिए क्या रहा, बेरोजगार रहा ना दोस्तों। तो इसी बेरोजगारी को हम क्या कहेंगे, संघर्षात्मक बेरोजगारी कहेंगे, क्योंकि हर श्रमिक अपने उज्जवल भविष्य के लिए हमेशा अच्छे ऑफर्स की तरफ जाता है दोस्तों, और उसे जाना भी चाहिए, ठीक है। अब खुली बेरोजगारी क्लियर हो गई, संरचनात्मक बेरोजगारी और संघर्षात्मक बेरोजगारी भी क्लियर हो गई। अब बात करते हैं चक्रीय बेरोजगारी क्या होती है। चक्रीय बेरोजगारी बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अब देखिए चक्रीय बेरोजगारी में कुछ भी नहीं है, दिक्कत ही नहीं। देखिए आप जानते हो कि तेजी काल होता है, तेजी काल बोलूं, ठीक है, वर्सेस मंदी काल होता है, मंदी काल। पहली बात आप ये समझिए, एक होता है आदि मांग, जब मांग बहुत ज्यादा होती है अर्थव्यवस्था में। एक होता है न्यून मांग, जब मांग बहुत कम होती है अर्थव्यवस्था में। तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है हमारा, एक होता है मुद्रास्फीति, जब मुद्रा की बहुत ज्यादा वृद्धि हो जाती है अर्थव्यवस्था, मुद्रास्फीति। और एक होता है मुद्रा स्फीति बोलने में दिक्कत होती है मुझे, बट आपको समझाऊंगा बहुत अच्छा, टेंशन मत लीजिए। तो देखिए तेजी काल, मंदी का, तेजी काल बोलूं, आदिमांग कहूं या मुद्रास्फीति कहूं, बात एक ही होती है लगभग। मंदी काल कहूं, न्यून मांग कहूं या मुद्रा अस्फीति कहूं, बात एक ही है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए एक देश की जो अर्थव्यवस्था, जो एक देश की सरकार होती है ना दोस्तों, वो हमेशा ये प्रयत्न करती है कि जो देश की अर्थव्यवस्था में ना तो तेजी काल हो, ना तो मंदी काल हो, ना तो न्यून मांग हो, ना तो आदि मांग हो, ना तो मुद्रास्फीति हो, ना तो मुद्रा अस्फीति हो। हमेशा वो प्रयास करती है आर्थिक संतुलन की। आर्थिक संतुलन क्या होता है, बहुत ही सिंपल,
आर्थिक संतुलन का अर्थ होता है जब एक देश की अर्थव्यवस्था में ना तो तेजी का, ना तो मंदी का, ना तो आधी मांग, ना तो न्यून मांग, ना तो मुद्रास्फीति, ना तो मुद्रा अस्फीति, इनमें से कोई भी घटना नहीं पाई जाती है। जितनी वस्तु तथा सेवाओं का निर्माण किया जाता है उतनी वस्तु तथा सेवाएं बिक जाती है। ना तो अतिरिक्त स्टॉक की आवश्यकता महसूस होती है और ना ही स्टॉक की कोई कमी महसूस होती है। तो इसे ही हम कहते हैं आर्थिक संतुलन। क्या कहते हैं? आर्थिक संतुलन। क्लियर है दोस्तों? बहुत ही सिंपल है। यानी जितनी वस्तु तथा सेवाएं उपलब्ध होती है एक देश की अर्थव्यवस्था में, मुद्रा उसी के हिसाब से सर्कुलेट की जाती है। इसे हम कहते हैं आर्थिक संतुलन। बट दोस्तों, एक देश की अर्थव्यवस्था में कभी आर्थिक संतुलन बहुत मुश्किल से प्राप्त होता है। कभी तो अर्थव्यवस्था तेजी काल में होती है, कभी मंदी काल में होती है। कभी तेजी काल में, कभी मंदी काल में, कभी तेजी काल में, कभी मंदी काल में। तो देखिए, बहुत ही सिंपल सी बात है। ये आ गया बूम, ये भैया ये मतलब समझ लो, कभी ऊपर कभी नीचे। तो ये जब देश में जब तेजी काल होती है या कहीं तेजी काल होती है या आधी मांग होती है या मुद्रास्फीति होती है, तब तो रोजगार बढ़ जाता है। तब तो क्या होता है? रोजगार बढ़ जाता है। और जब मंदी काल होती है तब रोजगार घट जाता है। तो इन्हीं के कारण क्या होती है, देश की अर्थव्यवस्था में कुछ कुछ समय के लिए बेरोजगारी फैलती है और कुछ कुछ समय के लिए अति पूर्ण रोजगार लाती है। पूर्ण रोजगार की बात नहीं कर रहा हूं। 3 तरीके का रोजगार होता है। एक होता है पूर्ण रोजगार, एक होता है अति पूर्ण रोजगार और एक होता है अल्प रोजगार। रोजगार क्या होता है? पूर्ण रोजगार थोड़ा सा समझ लीजिए। पूर्ण रोजगार उस स्थिति को प्रकट करता है एक देश की अर्थव्यवस्था में जितने लोग वर्तमान मजदूरी दर पर काम करने के लिए तैयार होते हैं, इच्छुक होते हैं, ठीक है, योग्य होते हैं, उन सभी को रोजगार प्राप्त हो जाए तो उसे हम कहते हैं दोस्तों पूर्ण रोजगार की स्थिति। परंतु दोस्तों, अगर लोगों को ज्यादा रोजगार प्राप्त हो जाए, जितने योग्य थे, जितने इच्छुक थे वर्तमान मजदूरी दर पर काम करने के लिए, पर उनसे ज्यादा हो जाए तो उसे कहते हैं हम अति पूर्ण रोजगार। और यदि उनसे कम रहे तो उसे हम कहते हैं अल्प रोजगार। तो देखिए, आप ये समझिए कि कभी तो अर्थव्यवस्था में तेजी आती है, कभी कमी आती है, कभी तेजी आती है, कभी कमी आती है। तो ये जो चक्कर है ना, चलता रहता है। इन्हीं के कारण कुछ कुछ समय के लिए अति पूर्ण रोजगार की स्थिति उत्पन्न होती है, कभी अल्प रोजगार की स्थिति उत्पन्न होती है। तो जो अल्प रोजगार है, कुछ श्रमिक जो बिना रोजगार के रह जाते हैं, तो वो ही कहलाते हैं चक्रीय बेरोजगारी। आई होप ये आपको चीज समझ में आई है। आप बोलेंगे तो मैं इस पे एक अलग से डिटेल वीडियोस बना दूंगा। तो अभी हम, क्योंकि वीडियो काफी बड़ा हो गया है दोस्तों, और व्यष्टि अर्थशास्त्र में मैंने बहुत अच्छे तरीके से बता रखा है पूर्ण रोजगार, अति पूर्ण रोजगार। आप मेरे व्यष्टि अर्थशास्त्र की प्लेलिस्ट में जाएं तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अब बात करते हैं अल्प रोजगार। अल्प रोजगार मतलब क्या? देखिए, बहुत ही सिंपल। ये एक व्यक्ति है, ठीक है, ये एक व्यक्ति है। अब इस व्यक्ति को क्या चाहिए? रोजगार चाहिए। और कितने के लिए चाहिए? 12 महीने के लिए रोजगार चाहिए, क्योंकि भैया 12 महीने के लिए खाना चाहिए मुंह को। तो रोजगार भी तो भैया जब खाना चाहिए 12 महीने और एक दिन में 3 बार चाहिए, तो रोजगार भी तो दोस्तों हमें कम से कम दिन में 1 बार तो चाहिए। यानी चाहिए इसको पूरे 12 महीने रोजगार। बट इसको रोजगार मिलता है केवल और केवल 3 महीने, वो भी मनरेगा के तहत, ठीक है। तो ये क्या है? देखिए, बेरोजगार तो नहीं है ये, बट 3 महीने तो इसके पास रोजगार है, बट 9 महीने ये बेरोजगार है। तो ऐसे ही बेरोजगारी को हम कहते हैं अल्प रोजगार, जिसे आप मौसमी बेरोजगारी में भी कंसीडर कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का मेरा वीडियो। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपके पास मेरे लिए कोई सुझाव हो तो मुझे जरूर दे सकते हैं, मैं उसे अमल करने की पूरी कोशिश करूंगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।